बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 21 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स जो है उस पर हम आ गए हैं और उसका पार्ट जो है पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 10 एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर। 4 एप्लीकेशंस है जिसमें से पहली एप्लीकेशन जो है वो MRI मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग जो है इसको समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद जो है इसके नोट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन होगी इसकी मैगलीव ट्रेन्स वाली, थर्ड एप्लीकेशन होगी फिर सुपर कंडक्टिंग मोटर्स वाली, और फाइनली फोर्थ एप्लीकेशन होगी इसकी क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स इसकी तरफ, ठीक है भाई। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है, मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखिए लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट अगर देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है, लेकिन बार बार नए आने वाले बच्चों के लिए बताता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछली सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। कैसे जाएंगे मैं बता दूंगा। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 अभी तक की सारी वीडियोस जो हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगी। आपको वीडियो पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ थंबनेल देखेंगे, आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये चैप्टर है, ये पार्ट है उसका, और ये टॉपिक है, ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक 13 के 13 चैप्टर्स में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखें, वो भी आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है भाई। और उसमें एक ग्रैंड टेस्ट भी शामिल है 2 घंटे का लगभग। कौन सा? वो जो सबसे मुश्किल काम है आपके लिए, नॉमेनक्लेचर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर्स। सारे नॉमेनक्लेचर्स जितने आपकी बुक में हैं सब मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं उस 2 घंटे के ग्रैंड टेस्ट के अंदर, और सोल्यूशन भी बताया है साथ साथ। वीडियो के लास्ट में फिर मैंने सबका सोल्यूशन भी बताया। उसको बार बार अटैम्प्ट करें ताकि नॉमेनक्लेचर के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो जाए। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप 11th केमिस्ट्री देखें। उसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है। बेसिक्स की हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की हैं, बेसिक्स ऑफ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की हैं, बायोलॉजी की हैं, और इसके अलावा शॉर्ट्स जो हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब चलते हैं MRI, इसका कॉन्सेप्ट ले लें। थोड़ा आसान नहीं होगा ये आपके लिए, ठीक है, थोड़ा आसान नहीं होगा इसको समझने के लिए। MRI ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशंस, मतलब ये कि कहाँ कहाँ सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सुपर कंडक्टर के मैंने 2 बुनियादी काम आपको बताए थे। पहला काम तो यही है कि ये सुपर कंडक्टर इसीलिए कहलाता है क्योंकि रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर के अंदर वो ना होने के बराबर होती है ना होने के बराबर। किसी कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कैसे बना सकते हैं ये सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं उसमें। ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम जो है वो इन चारों एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है, और वो है डायामैग्नेटिज्म। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई है। डायामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो ये वीडियो भी आपको डिस्टर्ब करेगी, अगली वीडियो मैगलीव ट्रेन वाली भी आपको डिस्टर्ब करेगी। डायामैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टर की ये जो क्वालिटी है डायामैग्नेटिज्म वाली, इसी की बेस के ऊपर ये 4 एप्लीकेशंस हैं। तो डायामैग्नेटिज्म क्या है वो भी आपको एक जुमले में बता देता हूँ। फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये डायामैग्नेटिज्म समझने से पहले डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को समझ लीजिए। कौन से मटेरियल्स हैं जिनको डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है? ऐसी चीज़ें डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाती हैं कि जब उनको आप मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट से दूर भागेंगी। आसान सी बात है, फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट होगी। जैसे ही आप उन चीज़ों को नज़दीक लेके जाएंगे मैग्नेट से, मैग्नेट उनको दूर धकेलेगा। ऐसी चीज़ें जो हैं वो डायामैग्नेटिक थिंग्स कहलाती हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये वो हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
मैग्नेट की तरफ जाते हैं, आप उनको नज़दीक लेके जाएंगे वो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाएंगे। समझ आ गई बात आपको? इसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक। तो सुपर कंडक्टर की ये दूसरी बड़ी क्वालिटी है कि डायामैग्नेटिज्म उसके अंदर बेतहाशा नज़र आता है। समझ आ गई बात आपको? ये डायामैग्नेटिज्म जो है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है उसका आप फिनोमेना देखते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या कर रही है, दूर कर रही है कुछ ख़ास किस्म की चीज़ों को, जिनको डायामैग्नेटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। ठीक है भाई, एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर ये MRI, इसका पूरा नाम बता दूं कि MRI क्या है? ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सरे क्या है, तो आप सबसे पहले इसको भी एक टेक्निक का ही नाम देंगे इसको भी आप टेक्निक का ही नाम देंगे, आप इससे वाकिफ़ हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आप कहेंगे सर एक्सरे जो है वो एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक मेथड है। ठीक है, क्या हो रहा है इस टेक्निक में, इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है? पिक्चर्स ली जा रही हैं, किसकी पिक्चर्स ली जा रही हैं? आपकी बॉडी के अंदर की पिक्चर्स ली जा रही हैं। आपकी बॉडी के अंदर किन चीज़ों की पिक्चर्स ली जा रही हैं? सॉलिड जो कुछ है आपकी बॉडी के अंदर उसकी पिक्चर्स ली जा रही हैं, जैसे कि बोन्स जो हैं इसकी पिक्चर्स ली जा रही हैं। लेकिन क्या आपकी बॉडी के अंदर यही सॉलिड है जिसको हम बोन्स कहते हैं? नहीं भाई, आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड भी मौजूद है, आपको पता है, ब्लड मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी पूरी की पूरी जो है वो 70% सिर्फ पानी है, H2O। तो ये दूसरी चीज़ है जो कि लिक्विड है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा गैसेस भी हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपकी बॉडी असल में सॉलिड, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है, ह्यूमन बॉडी जो है। तो सॉलिड वाला मामला तो एक्सरे टेक्निक, एक्सरे मेथड ये हल कर देता है कि आपको अपना ढांचा नज़र आ जाता है, आपको स्केलेटन नज़र आ जाता है, बोन्स नज़र आ जाती हैं। अगर हार्ट को देखना चाहते हैं फिर क्या करें, इंटेस्टाइन्स को देखना चाहते हैं फिर क्या करें, स्टमक को देखना चाहते हैं फिर क्या करें, मसल्स को देखना चाहते हैं, गोश्त को देखना चाहते हैं फिर क्या करें। इसके लिए हमारे पास ये MRI टेक्निक है। ये भी क्या देगी? ये भी आपको पिक्चर्स ही देगी, ठीक है। तो ये MRI जो है वो टेक्निक है, एक्सरे भी एक टेक्निक है। ऑब्वियस सी बात है, इन टेक्निक्स को, एक्सरे टेक्निक को या MRI टेक्निक को, ठीक है, किसी डिवाइस के अंदर यकजा किया गया है, डिवाइस के अंदर, मशीन के अंदर, ठीक है ना। अगर हम एक्सरेज को देखें तो इसके लिए भी एक डिवाइस है या एक मशीन है, ठीक है, डिवाइस है या मशीन है, उसी के सामने आप बैठे होते हैं और उस मशीन से क्या निकलती हैं? एक्सरेज निकलती हैं। और ये एक्सरेज ही बेसिकली ये काम कर रही होती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो सॉलिड मौजूद है, बोन्स मौजूद हैं, उसकी पिक्चर्स जो है वो दे रही होती हैं। समझ में आ रही है बात आपको? एग्जैक्टली ये MRI टेक्निक जो है इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये किस शक्ल में होगी? ये भी एक डिवाइस या एक मशीन की शक्ल में होगी। आप गूगल पे करके इसको देख सकते हैं, हॉस्पिटल्स में लगी होती है, ऐसी गोल सी, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। यहाँ पर पेशेंट जो है बेचारा वो लेटा हुआ होता है और ये स्ट्रेचर जो है स्लोली अंदर ये गोल सा जो है वो MRI डिवाइस होती है, MRI मशीन होती है बड़ी सी, और इस मशीन के अंदर चले जाते हैं आप। पेशेंट को जो है वो अंदर ले जाया जाता है, पूरा का पूरा पेशेंट जो है इस मशीन के अंदर चला जाता है। जैसे डोनट नहीं होता, डोनट जैसा मुंह होता है इसका, यहाँ पर आप लेटे हुए हैं और आपको अंदर ले जाया जाता है। पीछे से बड़ी होती है ये, इतनी बड़ी, तो आसानी से आप यहाँ से इसके अंदर आ जाते हैं। ये दूसरी साइड हो गई इसकी, इतनी बड़ी सी होती है, आप गूगल करें आपको नज़र आ जाएगा। मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा इस तरह की ये MRI मशीन होती है। तो ये MRI टेक्निक जो है, ऑब्वियस सी बात है, इसको एक डिवाइस, इसको एक मशीन की शक्ल में रखा गया है। मैं एक्सरे इसलिए सामने रख रहा हूँ आपके, क्योंकि एक्सरे से आप बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं, आप सब वाकिफ़ हैं। इसीलिए MRI जो है इसको इसी की मुनासबत से आप समझ सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है।
तो एक्सरेस आप समझ गए कि ये एक मेथड है, एक टेक्निक है। इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक्सरेस का यूज़ कर रहे हैं। एक्सरेस क्या कर रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाके जो बोन्स हैं उनकी पिक्चर्स आपको दे रही हैं। और ये एक्सरेस का सारा सेटअप आपने एक मशीन के अंदर किया हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्सरे मशीन। इसी तरह एमआरआई जो है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ये भी एक टेक्निक है, एक मेथड है, ठीक है। इसकी मदद से आपको क्या मिल रही हैं, पिक्चर्स मिल रही हैं। किन की पिक्चर्स मिल रही हैं, वो चीज़ें जो कि लिक्विड हैं, सेमी लिक्विड हैं, फ्लूइड हैं हमारे जिस्म के अंदर, जो कि हड्डियां नहीं हैं, उनकी पिक्चर्स जो है आसानी के साथ, हड्डियों की भी ली जा सकती है, बोन्स की भी ली जा सकती है, उनकी पिक्चर्स जो है वो आपको मिलती हैं। इस टेक्निक को जो है वो किस चीज़ के अंदर समराइज़ किया गया है, एक मशीन के अंदर, इसीलिए इसको कहा जाता है एमआरआई मशीन। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना दिया। एक बड़ी सी मशीन होती है, आपने देखी भी होगी, वाइट कलर की, गोल सी, पूरा पेशेंट उसके अंदर चला जाता है, पूरा पेशेंट उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पर ये एमआरआई मशीन जो है अपना काम कर रही होती है। अब एमआरआई मशीन जो है, यहाँ से एक्सरे मशीन तो एक्सरेज खारिज कर रही है, एक्सरेज आपकी बॉडी में से गुज़र रही हैं और एक्सरेज आपकी बॉडी में से गुज़र के आपके अंदर जो बोन्स हैं मौजूद, उनकी पिक्चर लेके दूसरी साइड पर जा रही हैं। समझ में आ रही है बात आपको? एक्सरेज आपकी बॉडी में से गुज़र गई और आपके अंदर का जो ढांचा है, जो बोन्स हैं, उनसे टकराते हुए गुज़र रही हैं और पिक्चर लेके जा रही हैं। और वो पिक्चर्स हमें, वो जो एक पेपर होता है एक्सरे का, आपको पता है, उसके ऊपर पिक्चर आ जाती है। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पर भी एमआरआई मशीन के अंदर से भी कुछ ना कुछ रेस तो यहाँ पर काम कर रही हैं। वो रेस क्या हैं, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के हवाले से मैंने पहले भी बड़ी तफसील से बात की है पिछली वीडियोस के अंदर, अगर आपको याद हो। इससे पिछली वीडियोस के अंदर, पिछले चैप्टर्स के अंदर, जब हमने एसी सर्किट्स वाला जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर हमने ख़ास ये रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं, कैसे आपकी आवाज़ यहाँ से निकल के अमेरिका तक पहुँच रही है, बीच में तो कोई तार नहीं है, सिर्फ आप बोल रहे हैं और वो अमेरिका में बैठा हुआ है, सुन रहा है, कैसे पहुंच रही हैं आप, जो नज़र आ रहे हैं, आपकी पिक्चर्स भी जा रही हैं, आपकी मूवी भी जा रही है, आपकी आवाज़ भी जा रही है, लाइव आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये आपकी पिक्चर, आपकी मूवी, आपकी बातें सब लेके कौन जा रहा है, ये रेडियो वेव्स हैं। ये एसी सर्किट्स के अंदर हमने डिस्कस किया, रेडियो वेव्स। यही रेडियो वेव्स यहाँ पर अपना किरदार अदा करेंगी। यही रेडियो वेव्स जो हैं, जिस तरह यहाँ एक्सरेज जो हैं पिक्चर्स लेकर जा रही हैं आपकी बॉडी की, बोन्स की, इसी तरह ये रेडियो वेव्स जो हैं ये भी पिक्चर्स लेके जाएंगी, पिक्चर्स लेके जाएंगी आपकी बॉडी की, बोन्स की। समझ में आ गई बात? ये पूरी बात नहीं बताई मैंने अभी, ये भी बता दूँ आप। इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है कि रेडियो वेव्स आपके जिस्म में से गुजर गई और पिक्चर्स लेके चली गई। नहीं नहीं, ज़रा तहम्मुल रखिए, ठीक है, ज़रा तहम्मुल रखिए, बताता हूँ, इतना आसान नहीं है। तो एक आसान सा मैंने कॉन्सेप्ट दिया है आपको, एक्सरेज को और एमआरआई टेक्निक को आपने आपके सामने रख के इसमें बस ये समझ लीजिए कि एक्सरेज काम कर रही हैं एक्सरे मशीन के अंदर, एमआरआई मशीन के अंदर रेडियो वेव्स काम कर रही हैं। लेकिन सिर्फ रेडियो वेव्स ही नहीं है एमआरआई मशीन के अंदर, बल्कि सुपर कंडक्टर भी लगा हुआ, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर भी लगा हुआ। और सुपर कंडक्टर अगर मौजूद होगा तो, पिछली वीडियो में मैंने ये बात बताई है, दोबारा रिपीट कर दूं, अगर ये सुपर कंडक्टर है और आम कंडक्टर की तरह इसमें से भी अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो आम कंडक्टर की तरह इस कंडक्टर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बनेगी, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो आम कंडक्टर के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये आम कोई कंडक्टर हो गया, इसमें भी करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ये सुपर कंडक्टर है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। लेकिन
ये सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, इनमें दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क पाया जाता है। ये जो सुपर कंडक्टर यहाँ पर है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिज्म जो है वो शो करती है, डायामैग्नेटिज्म ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है। इसको हम मीसनर इफेक्ट भी कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था मीसनर इफेक्ट, डायामैग्नेटिज्म। जबकि ये आपका आम कंडक्टर है, ये डायामैग्नेटिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है और ये फेरोमैग्नेटिज्म को भी रिफ्लेक्ट करता है। आसान भाषा में, आसान लफ्ज़ों में, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आम कंडक्टर के इर्द गिर्द ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको दिखाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी आपको दिखाएगी, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी होगी, डोमिनेंट होगी। जबकि सुपर कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी, नहीं होगी भाई, और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी होगी। लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो हावी होगी, वो डोमिनेंट होगी और एक्सट्रीम होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मैग्लीव ट्रेन जब आप पढ़ेंगे ना इसके बाद वाला टॉपिक, तो उसके अंदर बताऊंगा कि हज़ारों लाखों टनों के हिसाब से जो वज़न है हमारे पास, लाखों टनों के हिसाब से जो वज़न है एक ट्रेन का, भाई वो ट्रेन हवा में खड़ी हुई है फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से, जी हवा में ही चल रही है मैग्लीव ट्रेन। अगला हमारा टॉपिक है। तो ये है वो मेन चीज़ डायामैग्नेटिज्म वाला, इसको नहीं भूलना है, डायामैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर इस एमआरआई मशीन के अंदर भी सुपर कंडक्टर लगा हुआ है। आप जब स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट सुपर कंडक्टर में जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डायामैग्नेटिक फील्ड। ये डायामैग्नेटिक फील्ड अब आप इसके अंदर मौजूद हैं, इस एमआरआई मशीन के अंदर मौजूद हैं। अभी स्विच ऑन नहीं किया गया, आप अंदर पहुँचे, स्विच ऑन किया गया। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, इस एमआरआई मशीन के अंदर जो सुपर कंडक्टर लगे हुए हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ और उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन गई, हाईली डायामैग्नेटिक फील्ड। अब आपकी बॉडी जो है, अब ज़रा इसको समझ लीजिए, आपकी बॉडी के अंदर क्या है। आपकी बॉडी में आपको बता चुका हूँ कि आपकी बॉडी का वज़न अगर 100 किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम के अंदर से आपकी बॉडी का 70 किलोग्राम वज़न सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। आपकी हड्डियों में पानी है, आपके खून में पानी है, आपके गोश्त में पानी है, आपके दिमाग में पानी है, आपकी आँखों में पानी है, हर जगह है भाई, हर जगह पानी है। आपकी पूरी बॉडी सेल्स का मजमुआ है ना। थोड़ी सी बायो भी समझ लीजिए, देखें ज़रूरी है, ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड है ना आपस में। बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो आपका इंसानी जिस्म है, ये किस चीज़ का मजमुआ है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, ये सारे सिस्टम आ गए। सुना है ना आपने, 10-12 सिस्टम आपके जिस्म में काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, आर्टेरियल सिस्टम भी, वेनस सिस्टम भी, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं। स्केलेटल सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। ये सारे सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। हर सिस्टम, इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम आगे किससे मिलके बनते हैं? ऑर्गन से। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन ऑर्गन से मिलके बना? बक्कल कैविटी हो गई, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, या पैंक्रीज जिसको कहते हैं वो। तो ये 7-8 ऑर्गन्स का मजमुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हर ऑर्गन को आगे देखेंगे तो वो किसका कलेक्शन है? टिश्यूज़ का। टिश्यूज़ को आगे देखें वो किसका कलेक्शन है? सेल्स का। सेल्स को आगे देखें वो किसका कलेक्शन है? बायोलॉजी आपको जानवर कहती है, खैर हम तो नहीं कहते, लेकिन बायोलॉजी आपको जानवर कहती है। बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानवर हैं, तो आपकी सेल्स जो हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो आपका बॉडी का हर सेल 3 हिस्सों का मजमुआ है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। गर्ज ये कि टॉप टू बॉटम आप कुछ भी देख लें, हर जगह पर आपको पानी पानी मिलेगा, वाटर, H2।
ये H2O जो है, H2O, मैं अगर इसको यूं बना लूं H2O, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है और ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है? बिल्कुल है। क्या प्रोटॉन नहीं है? बिल्कुल है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है? बिल्कुल है। क्या प्रोटॉन नहीं है? बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो एटम्स, ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर इतनी तादाद में मौजूद हैं, तो सोचिए इतनी ही तादाद में प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। H2O के मॉलिक्यूल अगर इतनी तादाद में मौजूद हैं आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम भी इतनी ही तादाद में मौजूद हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम इतनी तादाद में मौजूद हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी इतनी ही तादाद में मौजूद हैं। लेकिन आप गौर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में प्रोटॉन ज़्यादा हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं ना, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। बहरहाल, तो ये हाइड्रोजन के एटम जो हैं इनमें प्रोटॉन मौजूद है +4। सारा का सारा गेम जो है इनका है, सारा का सारा गेम इनका है। दोबारा यहाँ पर आ जाइए, इस MRI मशीन के अंदर जब आपको डाला जाता है अंदर और स्विच ऑन किया जाता है, बिजली इसके पास पहुँचती है, इसमें जो सुपर कंडक्टर्स लगे हुए हैं, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक है। ये क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उनमें जितने प्रोटॉन्स हैं, इनको अलाइन कर देती है। अलाइन, अलाइन, ये लाइन में बेचारे आके खड़े हो जाते हैं, सारे प्रोटॉन लाइन में आके खड़े हो जाते हैं, ऐसे सारे प्रोटॉन लाइन में आके खड़े हो जाते हैं आपकी बॉडी के। बस सुपर कंडक्टर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। बस यहाँ तक ही था सुपर कंडक्टर का काम, यहाँ तक ही था इसके डायामैग्नेटिज्म का काम, कि आपकी बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनको एक कतार में, एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए। ये काम हो गया, आप मशीन के अंदर हैं। अब दूसरा काम शुरू होगा इसका, रेडियो वेव्स। इसी के अंदर रेडियो वेव्स का पोर्शन मौजूद है। वहाँ से क्या निकलेंगी? रेडियो वेव्स निकलेंगी। ये रेडियो वेव्स जाएंगी, सीधा जाके हिट करेंगी किसको? इन प्रोटॉन्स को। ये जो बेचारे लाइन बना के खड़े हुए हैं ना, खड़े हुए तो नहीं है, खैर ये स्पिन कर रहे हैं, इसकी तरफ आता हूँ अभी। तो ये जो प्रोटॉन्स लाइन बना के खड़े हैं ना, रेडियो वेव्स जाएंगी, सीधा जाके इनको हिट करेंगी, और क्या करेंगी? इनको डिस्टर्ब कर देंगी, इनको अपने रास्ते से हटा देंगी, अपने रास्ते से हटा देंगी। ये जो पॉइंट है कि ये अपने रास्ते से हटेंगे और दोबारा अपनी जगह पर आएंगे, ये सबसे अहम तरीन पॉइंट है। इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो प्रोटॉन्स का अलाइन से डिसअलाइन होना, और डिसअलाइन से दोबारा अलाइन होना, ये सबसे अहम तरीन काम है। ये सबसे अहम तरीन काम है। ज़रा इसको समझना। क्यों इसको समझना? कि ये प्रोटॉन सारे के सारे जो सुपर कंडक्टर के डायामैग्नेटिज्म ने अलाइन कर दिए, और रेडियो वेव्स ने जाके इनको हिट किया और इनको डिसअलाइन कर दिया, हटा दिया अपनी जगह से। रेडियो वेव्स अपना काम करके गुजर गई, आगे निकल गई रेडियो वेव्स। अब ये वक्ती तौर पे तो हुए हैं, लेकिन ये दोबारा डिसअलाइन से क्या होंगे? अलाइन हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ये डिसअलाइन और अलाइन होने में होगा क्या? एनर्जी रिलीज होगी। ये प्रोटॉन क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। ये एनर्जी ही, इसके साथ एक कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, और कंप्यूटर के साथ इसी मशीन के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। सेंसर, ये सेंसर क्या करेगा? इस एनर्जी को डिटेक्ट करेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। ये प्रोटॉन जो अलाइन हुए थे, फिर डिसअलाइन हुए थे, डिसअलाइन होकर दोबारा अलाइन हुए थे, तो इन प्रोटॉन्स ने एनर्जी रिलीज़ की थी।
ये एनर्जी किन्होंने पकड़ ली, सेंसर्स लगे हुए हैं इसी एमआरआई मशीन के अंदर, उन्होंने इस एनर्जी को पकड़ लिया और एनर्जी को पकड़ के, सेंसर्स ने इस एनर्जी को पकड़ के किसके पास भेज दिया, कंप्यूटर्स के पास। कंप्यूटर इस एनर्जी को लेगा, इस पे वर्कआउट करेगा और इनको पिक्चर्स की शक्ल में दिखाएगा, इनको पिक्चर्स की शक्ल में कंप्यूटर दिखाएगा। और ये पिक्चर्स पता है किसकी होंगी, ये पिक्चर्स आपके जिस्म की इंटरनल बॉडी पार्ट्स की होंगी, ये पिक्चर्स होंगी आपके हार्ट की, ये पिक्चर्स होंगी आपकी लंग्स की, ये पिक्चर्स होंगी आपकी इंटेस्टाइन्स की, पैंक्रियास की, स्टमक की, मसल्स की। समझ में आ रही बात, ये सारी पिक्चर्स। सर समझ में तो आ गई, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं, परेशान नहीं लें, दोबारा तरतीब बनाते हैं, दोबारा तरतीब बनाते। एक्सरे और एमआरआई का फ़र्क समझ आ गया, ये तो आसानी से, हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। ये एक्सरे मशीन में आपको डाल दिया, इसमें सुपर कंडक्टर इस्तेमाल किया गया, लगा हुआ है इस एक्सरे एमआरआई मशीन के अंदर। हाँ सर ये बात भी समझ में आ गई, लगा हुआ। आप स्विच ऑन करेंगे ना काम करवाने के लिए, भाई एमआरआई मशीन को काम करवाने के लिए स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने का मतलब क्या है, आप बिजली प्रोवाइड करेंगे इसको, एमआरआई मशीन को। चली गई बिजली, इलेक्ट्रिक करंट आ गया इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, या दूसरे लफ्ज़ों में एमआरआई मशीन आपकी चालू हो गई। ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जा रही है, इसमें जो कंडक्टर लगा हुआ है, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो है उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये डायामैग्नेटिज्म है, डायामैग्नेटिक है ये फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट करेगी बहुत ज़्यादा। इसी डायामैग्नेटिज्म की वजह से आप जो अंदर लेटे हुए हैं और आपके जिस्म के अंदर जो ढेरों ढेर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो ढेरों ढेर प्रोटॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो सारे प्रोटॉन्स आपकी बॉडी के जिस्म के सारे प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, एक जगह पर आके खड़े हो जाएंगे कतार में। जो पहले बिखरे हुए थे ना प्रोटॉन्स, वो सब एक लाइन में आके खड़े हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे आपकी पूरी बॉडी के अंदर। हो गया। अब दूसरा काम आप क्या करेंगे, रेडियो वेव्स का पोर्शन बना हुआ है इस स्कैनर के अंदर, इस एमआरआई मशीन के अंदर रेडियो वेव्स का पोर्शन। आप रेडियो वेव्स मारेंगे किनके ऊपर, इन अलाइंड प्रोटॉन्स की तरफ। रेडियो वेव्स की वजह से क्या होगा, ये अलाइंड प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डिसअलाइन हो जाएंगे। और जब रेडियो वेव्स अपना ये काम करके, रेडियो वेव्स तो आगे बढ़ जाएंगी ना अपना ये काम करके, इनको छेड़ के प्रोटॉन्स को, ये बेचारे जो अलाइन हुए हुए थे, लाइन में खड़े हुए थे, इनको डिस्टर्ब करके रेडियो वेव्स तो गुजर जाएंगी। ये प्रोटॉन्स डिसअलाइन के बाद दोबारा अलाइन पोजीशन में आएंगे, और जैसे ही ये डिसअलाइन से दोबारा अलाइन पोजीशन में आएंगे, ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। और यही एनर्जी कहाँ जाएगी, इसी एमआरआई मशीन के अंदर सेंसर लगा हुआ है, ये इस एनर्जी को रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा, पकड़ लेगा, और यही एनर्जी फिर आगे कहाँ जाएगी, इस कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर इस एनर्जी की मदद से पिक्चर्स आपके सामने आपके पूरी बॉडी की दिखा देगा। ये तो पूरी बॉडी की बात हो गई, समझ में आ गई बात, ये है सारा का सारा गेम। अब हमारे पास पूरी बॉडी की तो बात हो गई, लेकिन किसी ख़ास पोर्शन को देखना चाहते हैं, हार्ट को देखना चाहते हैं, भाई इसमें सारी सेटिंग है। आप सिर्फ हार्ट के अंदर, क्योंकि देखें वाटर तो सब जगह है, तो हाइड्रोजन भी सब जगह है, तो प्रोटॉन भी सब जगह है। हार्ट के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उनको अलाइन कर लें, कोई टेंशन की बात नहीं। एमआरआई मशीन के अंदर ये खुसूसियत मौजूद है, ठीक है। अब मैंने आपको ख़ास बात ये बताई थी कि ये जो प्रोटॉन अलाइन हो रहे हैं और डिसअलाइन हो रहे हैं, इसके अंदर ही सारा का सारा गेम मौजूद है। कैसे गेम मौजूद है भाई, क्योंकि अलाइन से डिसअलाइन हो रहे हैं और डिसअलाइन से दोबारा अलाइन हो रहे हैं, तो क्या एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ याद आ रहा है, वैसे कुछ याद आ रहा है, सोचें ज़रा, शायद आपको कुछ याद आ जाए। बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है, नील बोर, आपको याद आ रहा है नील बोर। 1913 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। सर ये 1913 में नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। उसमें उसने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं जाते, आप उन्हें मजबूर करते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, खुद अपनी मर्जी से नहीं जाते, आप उन्हें मजबूर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पुराने शेल में वापस आते हैं तो आते हुए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हुए आते हैं। ऐसी बात है, थोड़ी जगह बनाओ। इसके नोट्स की तरफ चलेंगे, अभी नोट्स की टेंशन ना लें, पहले कॉन्सेप्ट ले लें। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद आराम से है अपने एटम के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन। अभी मज़े में आप इसका मज़ा ख़त्म कर देते हैं, आप इसको हीटअप करते हैं या फिर इसको एनर्जी देते हैं, आप इसको एनर्जी देते हैं, हीट को छोड़ देते हैं, आप एनर्जी देते हैं इसको एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी बेचारा अपने अंदर क्या करता है, जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, जमा करता रहता है, इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर ये इतनी ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर ये इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता। फिर ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ये वाला शेल छोड़ देगा, ये एनर्जी लेवल छोड़ देगा, ये ऑर्बिट छोड़ देगा और जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में जाके ये दोबारा, अब इसका साइज़ बढ़ गया, पहले बेचारे का ये साइज़ था, आपने इतनी एनर्जी दी है कि ये अब ये फूल के ये इतना मोटा हो गया और एनर्जी लेवल भी चेंज कर लिया, शेल भी चेंज कर लिया, और यहाँ से फिर ये दोबारा जब आएगा पुरानी हालत में अपनी, तो जितना अमाउंट एनर्जी का इसने एब्जॉर्ब किया था इस इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर, वो सारा अमाउंट इसके अंदर से निकल जाएगा एनर्जी का, लेकिन किस शक्ल में, लाइट की शक्ल में, लाइट की शक्ल में। और इसी लाइट को आप क्या करेंगे, स्क्रीन, इसका काम ही ये है, स्क्रीन, ये लाइट जब जाके स्क्रीन पर पड़ेगी तो आपको पता है क्या नज़र आएगा, एटम्स के अंदर की दुनिया नज़र आएगी आपको जी। और ये लाइट क्या है, क्या ये एनर्जी नहीं है? अगर मैं ये लाइट छोड़ दूं, मैं इसको बोलूं कि एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं ये, अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटॉन्स भाई, ये देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, डी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, डी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, डी एक्साइटेड स्टेट हो रहा है। मुस्तकिल ये काम जो है वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है, बार बार आ रहा जा रहा है। आप क्योंकि मुस्तकिल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज करते हैं हीट एनर्जी दे रहे हैं और उसके बदले में ये एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट में मुस्तकिल इलेक्ट्रॉन आ रहा जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, लाइट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। आप इस लाइट को ही ले रहे हैं स्क्रीन पर, स्क्रीन पर नहीं ले रहे तो चलें सेंसर्स ले लेते हैं, सेंसर्स, सेंसर्स इसको लाइट को डिटेक्ट करेंगे, इस एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और सेंसर्स इसको डिटेक्ट करने के बाद फिर स्क्रीन की तरफ भेज देंगे। उस ज़माने में कंप्यूटर तो नहीं था, कंप्यूटर वाली स्क्रीन तो नहीं थी, दूसरी स्क्रीन होती थी, ठीक है, उसके ऊपर क्या आ जाती थी, पिक्चर्स आ जाती थी, पिक्चर्स आ जाती थी, आपको एटम के अंदर की दुनिया नज़र आ जाती थी। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर ही जो प्रोटॉन्स हैं जो अलाइन हो रहे हैं और फिर डिसअलाइन हो रहे हैं, और डिसअलाइन होने के बाद दोबारा अलाइन हो रहे हैं, तो क्या रिलीज़ कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। ये एनर्जी क्या है, यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, डी एक्साइटेड हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, गई सेंसर्स की तरफ। भाई सेम ही तो काम हो रहा है ना यार, सेम तो काम हो रहा है। यहाँ पर भी आप प्रोटॉन्स को एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं, इन प्रोटॉन्स को, इनकी स्पिन्स को डिस्टर्ब करके, इसकी स्पिन्स को डिस्टर्ब करके। अब मैं जो ये बोल रहा हूँ कि ये अलाइन हो गए हैं प्रोटॉन और ये डिसअलाइन हो गए हैं, तो हकीकत बात ये है कि ये इस तरह से डिसअलाइन नहीं हो रहे जैसे कि आप सोच रहे हैं। यहाँ पर गेम है सारा स्पिन का, स्पिन का, प्रोटॉन्स जो स्पिन करते हैं, इसकी स्पिन अगर मैं यूं करूं इस तरह से, ये इस तरह से, ये स्पिन है। प्रोटॉन जो है यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और यहीं से दोबारा यहाँ आ रहे हैं।
स्पिन प्रॉपर्टी हर पार्टिकल के पास होती है, ये बात जहन में रखिएगा। इलेक्ट्रॉन हो वो भी स्पिन करेंगे, प्रोटॉन हो वो भी स्पिन करेंगे, ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स स्पिन करते हैं, ठीक है। और स्पिन का मतलब ये होता है कि ये सर्किल में घूमेंगे। ये सर्किल पूरा भी हो सकता है इस तरह का कि यहाँ से यहाँ आए और दोबारा यहाँ आ गए, लेकिन ऐसा होता कम है। ये स्पिन जो है इंटरेस्टिंग है, ये स्पिन पूरी नहीं होगी, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर दोबारा यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये इस तरह से आना जाना लगा रहेगा, ये स्पिन कहलाता है। हर पार्टिकल की अपनी एक स्पेसिफिक स्पिन है, प्रोटॉन की भी अपनी एक स्पेसिफिक स्पिन है, इलेक्ट्रॉन की भी अपनी एक स्पेसिफिक स्पिन है, क्वार्क्स की अपनी एक स्पेसिफिक स्पिन है, न्यूट्रॉन्स की अपनी एक स्पेसिफिक स्पिन है। हर पार्टिकल, हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर सब एटॉमिक पार्टिकल, तकरीबन लगभग सबकी अपनी अपनी स्पिन है। कोई थोड़ा सा स्पिन कर रहा है, कोई ज़्यादा स्पिन कर रहा है, कोई यूं स्पिन कर रहा है तो कोई यूं स्पिन कर रहा है, सारा ये स्पिन्स का गेम। तो वो जो रेडियो वेव्स आपने फायर की थी इनके ऊपर, वो रेडियो वेव्स इन प्रोटॉन्स को मैं कह रहा था कि अलाइन करती हैं। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, डाया मैग्नेटिज्म की वजह से अलाइन करती है। रेडियो वेव्स इनको क्या करती हैं, डिसअलाइन करती हैं। तो डिसअलाइन जो आप अपने कॉन्सेप्ट में लेके आए ना, वैसे डिसअलाइन नहीं हो रही है, बल्कि इनकी जो स्पिन है ये वाली, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले इनकी नॉर्मल स्पिन ये थी, अब इनकी स्पिन ये हो गई है, फ़र्क पड़ गया। तो ये स्पिन जो है इस प्रोटॉन की, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया है, और ये स्पिन क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ हरकत है और दोबारा यहाँ से यहाँ हरकत है। अगर आपको याद हो, इस किस्म की जो हरकत होती है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, इसको हम वाइब्रेशन भी तो कहते हैं ना, वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो ये वाइब्रेशन नहीं है क्या, तो ये स्पिन असल में वाइब्रेशन भी है, वाइब्रेशन भी है। तो ये रेडियो वेव्स जो जा रही हैं, ये बेसिकली इसकी स्पिन को डिस्टर्ब कर रही हैं, इसकी वाइब्रेशन को डिस्टर्ब कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह नील बोर ने ये बात बोली थी कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं जब हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइटेड से एक्साइटेड स्टेट में आता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और वापस जो है दोबारा अपनी डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, लेकिन आते हुए एनर्जी को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसको स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं उस लाइट को। और वो लाइट स्क्रीन पर हमें, ये लाइट क्या लेके आ रही होती है, ये पिक्चर्स लेके आ रही होती है। लाइट का काम ही ये पिक्चर्स लेके आ रही होती है। तो एटम के अंदर की दुनिया हमें इन पिक्चर्स की शक्ल में नज़र आती है, लेकिन ये पिक्चर्स वैसी नहीं होती जैसे कि आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं एटम्स की अगर हम बात करें। और यही पिक्चर्स जब यहाँ से मिलती हैं आपको, यहाँ से क्या नहीं मिलेंगी। अब देखें ज़रा आप क्या यहाँ पर प्रोटॉन्स को क्या डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जा रहे, कौन लेके जा रहा है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो इनको हिट कर रही हैं, असल में इन प्रोटॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। रेडियो वेव्स इनको जो हिट कर रही हैं, असल में इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। ये प्रोटॉन्स एनर्जेटिक हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अपनी स्पिन चेंज करेंगे। पहले स्पिन इनकी ये थी, अब स्पिन मिसाल के तौर पर अब स्पिन इनकी ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी, यूँ। पहले सिर्फ स्पिन ये थी, स्पिन और छोटी कर लेते हैं। पहले सिर्फ स्पिन इनकी प्रोटॉन की ये थी, ये इस तरह से आर्क की शक्ल में इनकी हरकत थी। लेकिन जैसे ही ये प्रोटॉन्स एनर्जेटिक हुए, रेडियो वेव्स ने इनको एनर्जी दी, इनका स्पिन चेंज हो गया। और ये जो स्पिन इनका चेंज हुआ है, ये क्या है, ये वही डी एक्साइटेड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है जो आपने यहाँ पर इस एटम के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स में देखी, एग्जैक्ट वही मामला। तो ये एक्साइटेड स्टेट डी एक्साइटेड स्टेट से, ये इनकी डी एक्साइटेड स्टेट वाली स्पिन है, और ये जो है इनकी एक्साइटेड स्टेट स्पिन है। अब क्या होगा, दोबारा ये इस एक्साइटेड स्टेट वाली जो स्पिन है, इससे अपनी नॉर्मल स्पिन की तरफ आएंगे ये प्रोटॉन्स,
और ये वापस आते हुए अपनी नॉर्मल स्पिन की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे। यही एनर्जी इस एमआरआई मशीन के अंदर किसके पास जाएगी, यही एनर्जी जो है वो जाएगी सेंसर्स के पास। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सेंसर्स आके इसको कहाँ भेजेंगे, कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर इन सिग्नल्स पे वर्कआउट करेगा, ठीक है। कंप्यूटर इस एनर्जी जो ली है सेंसर्स ने, इसी एनर्जी को एक और नाम भी दिया गया है, सिग्नल्स। अभी मैं बता रहा हूँ, इसके नोट्स लेता हूँ। तो इस तरह से, जिस तरह आप एटम के अंदर की दुनिया को देखते हैं कि आप एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके आते हैं, वो दोबारा अपनी डी एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और ये आना जाना करते हुए वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। यही एनर्जी लाइट की शक्ल में आती है और यही लाइट जो है, यही एनर्जी पिक्चर्स लेके आ रही होती है अंदर की। हमें सिर्फ इस लाइट, इस एनर्जी में से पिक्चर्स को निकालना होता है। इसके लिए हमें स्क्रीन चाहिए होती है, जिस स्क्रीन के ऊपर इस लाइट को हम हासिल कर लें। वो स्क्रीन इस लाइट के अंदर छुपी हुई पिक्चर्स को हमें दिखाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये काम होता है। सुपर कंडक्टर जो है वो क्या करता है, उसकी डायामैग्नेटिक फील्ड जो है, डायामैग्नेटिज्म सुपर कंडक्टर का क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उनको अलाइन कर देता है। बस उसका इतना काम है, ये काम ख़त्म सुपर कंडक्टर का। अब रेडियो वेव्स जो आएंगी वो एनर्जाइज करेंगी इन प्रोटॉन्स को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। ये प्रोटॉन्स जो है वो एनर्जी लेंगे, अपनी डी एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, अपनी स्पिन चेंज करेंगे, दोबारा अपनी पुरानी स्पिन पर आएंगे, तो मतलब अपनी डी एक्साइटेड स्टेट पे आएंगे, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आएंगे। और ये वापसी जब होगी तो ये अपने अंदर से प्रोटॉन क्या रिलीज़ करेंगे, एनर्जी रिलीज़ करेंगे। यही वो एनर्जी है जिसके अंदर क्या मौजूद हैं, पिक्चर्स मौजूद हैं। और इस एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए क्या मौजूद है, सेंसर मौजूद है। ये सेंसर इस एनर्जी को पकड़ लेगा। ये एनर्जी बड़ी काम की है, इसमें तस्वीरें मौजूद हैं आपके जिस्म की। सेंसर जो है आगे फिर कंप्यूटर को भेज देगा। डिटेक्ट करने के बाद कंप्यूटर इस एनर्जी को लेगा, इस पे वर्कआउट करेगा और एक शक्ल आपके सामने बना के पेश कर देगा। किसकी, आपकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स जो आपको नज़र आएंगी इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये था सारा का सारा गेम एक्साइटेड और डी एक्साइटेड का। एग्जैक्टली बिल्कुल ये वाला। अब नोट्स ले लें इनके, मेरे ख्याल में काफ़ी मैंने बातें कर ली हैं इसके हवाले से। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। नील बोर ने जो 1913 में काम किया था ना, जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो हंसी खेल नहीं था भाई। आप यकीन करें, अगर वो 1913 वाली जो उसने बात बोली, इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होना, वो इतनी फैंटास्टिक किस्म की बात थी कि आपके इर्द गिर्द मौजूद एक इनकलाब आया हुआ है। जो क्या क्या बताऊँ आपको, वो उसी बात को लेके आया हुआ है, उसी बात को लेके वो आया हुआ है। एप्लीकेशंस आ जाइए। एमआरआई, एमआरआई वॉट सबसे पहले है क्या भाई, मेडिकल टेक्निक। ये एक मेडिकल टेक्निक है, मेडिकल टेक्निक है ये। यूज्ड इन अ डिवाइस, यूज्ड इन अ मशीन, ये कर लेते हैं, यूज्ड इन अ मशीन। एक मशीन में इसको इस्तेमाल किया जाता है और इस मशीन को क्या कहा जाता है, कॉल्ड एमआरआई स्कैनर, एमआरआई स्कैनर। यानी कि उस मशीन को जो है, एमआरआई मशीन जो है, उसको एमआरआई स्कैनर कहते हैं बेसिकली। एम, मकसद क्या है भाई इसका, एमआरआई टेक्निक जो है, एम जो है इसका मकसद क्या है, एम मकसद क्या है, प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स,
provide high resolution pictures, provide high resolution pictures, provide high resolution pictures of the tissues, of the tissues inside the body, of the tissues inside the बॉडी। वर्किंग की तरफ चलें, एमआरआई मशीन जो है वो काम कैसे कर रही है भाई, इसकी वर्किंग की तरफ चलें, काम कैसे कर रही है। स्विच ऑन, ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर कॉइल्स लगी होती हैं जिनको हम कहते हैं सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स। सुपर कंडक्टिंग coils work, superconducting coils produce strong magnetic field, produce strong magnetic field। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर कॉइल्स लगी हुई हैं, तारों के गुच्छे लगे हुए हैं, ठीक है। वो तारों के गुच्छे, वो कॉइल्स जिनको सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स कहती हैं, क्या कहा जाता है, वो क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अप टू 60,000 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग, अप टू, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बात हो रही है। हमारी अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है अप टू 60,000 टाइम्स, अप टू 60,000 times as strong as Earth's magnetic field, as strong as Earth's magnetic field, Earth's magnetic field। हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमारी अर्थ जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के 60,000 टाइम्स है, तकरीबन 60,000 गुना जो है वो मजबूत होती है। इतनी मजबूत जितनी कि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिखूं। तो मैग्नेटिक फील्ड बन गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। यूज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो हैव स्पिन, प्रोटॉन्स की स्पिन होती है, मीन्स they vibrate under the applied magnetic field, means they vibrate, means they vibrate under the applied magnetic field। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रोवाइड की है उसके अंदर ये क्या करेंगे, प्रोटॉन्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी क्या होती है, उनकी स्पिन होती है। अब क्या होगा, नाउ फायर द बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स, फायर द बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स, फायर द बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका, रेडियो वेव्स अलाइन प्रोटॉन्स इन अ न्यू स्पिन, रेडियो waves align
the protons a new spin, रेडियो वेव्स जो हैं वो प्रोटॉन्स को एक न्यू स्पिन जो है वो, ये क्या है, आफ्टर पासिंग रेडियो वेव्स, आफ्टर पासिंग रेडियो वेव्स अपना काम करके जब गुजर जाएंगी, प्रोटॉन्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्पिन, प्रोटॉन्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्पिन, protons return to their original spin and release energy, और एनर्जी को रिलीज कर देते। ये एनर्जी हमारे काम की है, कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, कॉल्ड, अब इस एनर्जी का एक नाम है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहते हैं। ये जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसको क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, अब ये सिग्नल समझ जाइए, इससे आगे की कहानी चलिए। सिग्नल के आगे ब्रैकेट में लिख दूं एनर्जी, भाई ये वही एनर्जी है जो कि प्रोटॉन्स रिलीज कर, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, ऑब्वियस सी बात है, ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जा रही है, ठीक है, और वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल डिपेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल डिपेंड ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट, on the chemical environment, chemical environment of the body, of the body। ये है अहम तरीन पॉइंट सबसे, इसको ज़रा देख लें कि वो जो सिग्नल आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की, वो किस पर डिपेंड करती है, ऑन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ योर बॉडी। मतलब आपकी बॉडी का जैसा केमिकल एनवायरनमेंट होगा वैसा ही वो सिग्नल होगा, वैसा ही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उस सिग्नल की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सारी तफसील ये जो है सिग्नल बताएगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर से बाहर, ठीक है, ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी बॉडी के इंटरनल केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। और ये सिग्नल आपके अंदर की बॉडी की सारी केमिकल कंपोजिशन बताएगा। किस शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखें, नाउ अब क्या होगा, नाउ सेंसर्स विल डिटेक्ट रिसीव सिग्नल, सेंसर्स विल डिटेक्ट, सेंसर्स विल डिटेक्ट या रिसीव सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को सेंसर्स जो है वो रिसीव करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। कंप्यूटर का काम आ जाएगा, कंप्यूटर एनालाइज द वेयरिंग डेंसिटीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनालाइज द
varying, analyze the varying densities of hydrogen atoms, in your body, through these signals. कंप्यूटर से पहले सेंसर लगा हुआ है, वो डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा इन सिग्नल्स को। कंप्यूटर फिर क्या करेगा, एनालाइज करेगा वेरिंग डेंसिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। आपकी बॉडी के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी बदलती हुई डेंसिटीज़ को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, उसका तज्जिया करेगा। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दीज सिग्नल्स। ये कंप्यूटर जो ये सिग्नल्स रिसीव कर रहा है, ठीक है, एंड show them in the form of pictures, in the form of pictures on your computer screen, computer screen। अब जो भी डॉक्टर होगा वो देखेगा एक सेहतमंद हार्ट को और एक जो है वो बीमार हार्ट को। एक सेहतमंद दिल है, उसके अंदर की जो हाइड्रोजन की डेंसिटीज़ की वेरिएशन है और वहाँ उसकी एमआरआई होगी तो वो कुछ अलग दिखाएगा, जबकि एक बीमार दिल की अगर आप एमआरआई कराएंगे तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ से जो पिक्चर्स आएंगी वो चेंज आएंगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये क्या है, इसके बाद आखिरी पॉइंट इसका लिख लीजिए। ये जो टेक्निक है फॉर्मरली कॉल्ड, इसी टेक्निक को पहले जो है वो कहा जाता था NMRI। इसको कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। फ़र्क क्या है इसके अंदर, इमेजिंग। ये बारीक से छोटे छोटे से फ़र्क आ जाते हैं, आप इसको समझ लीजिए। MRI जो है आजकल वो हाइड्रोजन को बेस बनाती है, ठीक है, जबकि इससे पहले वाली जो NMRI थी ये टेक्निक, ये हाइड्रोजन को नहीं बल्कि न्यूक्लियस को बेस बनाती थी। न्यूक्लियस को एग्जैक्टली जो एटम के अंदर न्यूक्लियस है वो भी स्पिन कर रहा होता है, ठीक है, वो भी वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इस वाली NMRI टेक्निक के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है उसको फोकस किया जाता था, हाइड्रोजन को फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है भाई, पहली एप्लीकेशन जो है इसकी हो गई। 3 एप्लीकेशन अभी इसकी रहती हैं, इंशाल्लाह वो अगले पार्ट्स में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।